सो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो कैटेगरी की बातें करी थी कि जब टेररिस्ट जब अटैक करते हैं तो उनके अटैक को दो ग्रुप में डिवाइड करा था हमने, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में। उसमें कैटेगरी 1 जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें क्या करते हैं, वो एक्सप्लोसिव और रेडियो एक्टिविटी को मिक्स कर देते हैं और उनका पर्पस वही होता है साइको सोशल फियर क्रिएट करना और सोशल ऑर्डर को डिसरप्ट कर देना बेसिकली। और हमने उसमें देखा कि जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिविटी होती है तो लोकलाइज्ड भी होता है और लोकलाइज्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिविटी भी होती है और एरिया भी जो होता है जहाँ पे एक्टिविटी स्प्रेड होती है वो भी लोकलाइज्ड होता है। वो लोकलाइज सॉलिड फॉर्म में रेडियो एक्टिविटी हो सकती है या लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं। दूसरा उनका ये होता है कि हाई अमाउंट ऑफ एक्टिविटी भी हो सकती है और लार्ज एरिया में स्प्रेड हो सकती है, या लो अमाउंट ऑफ एक्टिविटी लार्ज एरिया में स्प्रेड हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटीज को हमने देखा और उस पॉसिबिलिटी में जब भी एक्सप्लोजन होता है तो उस समय पे जो इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स जो हैं उनको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। और हमने ये भी डिस्कस किया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। जैसे हमने बोला वहां पे कि लार्ज अमाउंट ऑफ यदि रेडियो एक्टिविटी एक्सप्लोसिव्स के साथ वो मिक्स करना चाहते हैं तो इतना ईजी नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग मिक्सिंग और फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइक डिनोटेटेड बम टाइप की चीजें जो है उसमें भी उनको भी एक्सपोजर लगना है, तो हाई अमाउंट पे रखेंगे तो उनके लिए भी लीथल होगा। तो जनरली विदाउट मच टेक्निकल एक्सपर्टाइज और इक्विपमेंट्स के बिना वो बनाना संभव नहीं है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि उस पॉसिबिलिटी को हम इल्यूमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन जनरली स्मॉल अमाउंट ही यूज करते हैं लोग, बट वो भी बेस्ड ऑन रेडियोलॉजिकल हजार्ड्स तो है उसका, जो हमें पता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो वो तो हमें केयर करना ही है। तो कैसे केयर करना है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा, राइट। अब दूसरा पार्ट जो है वो अटैक न्यूक्लियर वेपन्स से हो सकता है, तो न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। सो विल कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशंस टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। फाइन। In contrast with the civil defense scenario of Cold War, involving an exchange of large number of high-yield weapons, the most likely terrorist nuclear weapon scenarios involves the use of single, probably low-yield device. क्या बोल रहे हैं? In contrast to the civil defense scenario, जब कोल्ड वार का जब टाइम होता है तो उस समय सारे लोग इक्विपमेंट जो है ना वो इकट्ठा करके रखते हैं, राइट। हाँ, कि भाई जब होएगा, राइट, तो उस समय पे यूज करेंगे। तो वही बोल रहे हैं कि द एक्सचेंज ऑफ क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ हाई यील्ड वेपन्स, नॉट न्यूक्लियर की बात नहीं करा, हाई यील्ड वेपन्स इसका होर होता है। लेकिन जब टेररिस्ट जो यूज करते हैं, मोस्ट लाइकली टेररिस्ट न्यूक्लियर वेपन्स जो सिनेरियो जो है वो क्या है, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सिंगल, राइट, प्रोबेबली लो यील्ड डिवाइसेस, राइट। मतलब रेडियो एक्टिविटी डिस्पर्सल भी होगा तो उस केस में लो यील्ड होगा, राइट। ऑल्दो कैटास्ट्रोफिक, मतलब ऐसा नहीं है कि उससे डैमेज नहीं होगा, सीवियर डैमेज नहीं होगा। ऑल्दो कैटास्ट्रोफिक, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द स्टेट, फेडरल गवर्नमेंट यूएस की है इसलिए फेडरल गवर्नमेंट की बात बोल रही है, हमारे यहाँ की बात होगी तो अपने गवर्नमेंट्स, AERB, राइट, एंड इवन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जैसे IAEA है, उनका काम है, WHO है, जो लोग भी रेडिएशन से रिलेटेड जो मदद कर सकते हैं कंट्रीज, वो लोग मेक कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस टाइप ऑफ डिजास्टर्स मैनेजेबल। मतलब ये सारे लोगों को यदि बहुत बड़ा डिजास्टर्स है न्यूक्लियर वेपन्स से तो उसको मैनेज करने के लिए सिंपल एक स्टेट काफी नहीं है, वी मे हैव टू सीक हेल्प फ्रॉम न्यूक्लियर इंटरनेशनल कमिटी ऑल्सो, राइट। ठीक है, आगे चले। गुड।
Judging from yields of earliest nuclear weapons and technical difficulties of building nuclear weapons, it is probable that sub-national organization would be limited to the construction of crude nuclear weapon of less than about 10 kilotons. ये देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है पहली चीज कि यदि अर्लीस्ट जो न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनको ध्यान में रखा जाए और जो टेक्निकल डिफिकल्टी है बनाने में न्यूक्लियर वेपन्स को, ये दोनों बातों को ध्यान में रखा जाए तो क्या देखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ये है कि ए सब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन राइट would be limited to the construction of crude nuclear weapons of less than about 10 kilotons. मतलब 10 किलोटन से ज्यादा का न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते क्योंकि उसमें टेक्निकल डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा है राइट और एक नेशन को लगना पड़ता है उसमें, उनके कॉस्ट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, करेक्ट। तो ये सारी चीजों को टेक्निकल डिफिकल्टीज और जो अभी तक बन चुके हैं न्यूक्लियर वेपन्स पहले के जो बने हुए हैं उसको बेसिस में ध्यान में रखते हुए, जबकि जिस समय का ये आर्टिकल और डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है उस समय पे वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि 10 किलोटन से ज्यादा का न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होगा राइट। हाउएवर इट सेज द एक्विजिशन ऑफ ए कॉम्पैक्ट हाई यील्ड वेपन may be possible by stealing stockpiled weapons। हो सकता है कि चुरा ले कोई ऑलरेडी वेपन्स जो है लोगों ने स्टॉक करके रखा हुआ उसमें से कोई चुरा ले हाई यील्ड वाला, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज 10 किलोटन तक का हो सकता है। इन दिस सेक्शंस द इफेक्ट विल बी डिस्क्राइब्ड फॉर न्यूक्लियर वेपन्स रेंजिंग फ्रॉम 0.01 टू 10 किलोटन। बताओ उसका अमाउंट कितना बताया, 0.01 से 10 किलो टन तक का ये लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके इफेक्ट के बारे में। इफ ए हाई यील्ड डिवाइस इज डिटोनेटेड, द टाइप्स ऑफ इफेक्ट विल लार्जली बी कंसिस्टेंट विथ एंड consequences far in exceeds of lower yield cases। क्या बोल रहे हैं कि यदि मान लो कि इस सेक्शंस में उनका मेन पर्पस क्या है कि 0.01 से लेकर के 10 किलो टन्स का जो भी न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये बोल रहा है कि इफ हाई यील्ड डिवाइस इज डिनोटेटेड, द टाइप्स ऑफ इफेक्ट जो बनेगा वो विल बी लार्जली कंसिस्टेंट विथ एंड कॉन्सिक्वेंसेस जो होगा लाइकली किसके साथ है, मतलब कि जो हाई यील्ड वाला जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा लोअर यील्ड वाले केस से ही, लेकिन कंसिक्वेंसेस उसके ज्यादा होंगे। आप समझ गए, ठीक है। इफ राइट क्लियर, इफेक्ट जो होगा वो लार्जली जैसे लो एनर्जी वाला जो लो यील्ड वाला जो इफेक्ट जो था उतना ही इफेक्ट होगा, उसी के आसपास का इफेक्ट उसे ही होगा, लेकिन कंसिक्वेंसेस उसके फार ज्यादा होंगे। करेक्ट, आगे के फर्दर कंसिक्वेंसेस ज्यादा होंगे। इफेक्ट एक ही तरह का होगा, जो लो यील्ड वाला में इफेक्ट हो रहा था उसी तरह का हाई यील्ड वाले में ही वही रेडिएशन का इफेक्ट होगा, लेकिन कंसिक्वेंसेस ज्यादा होंगे। ठीक है बॉस, चलें आगे। वेरी नाइस। द सक्सेसफुल प्लेसमेंट ऑफ ए न्यूक्लियर वेपन in a city requires that the device be transported and placed in a covert manner। पहले बोल रहा है कि सक्सेसफुल प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन ए सिटी, यदि मान लो किसी न्यूक्लियर वेपन को किसी सिटी में ले जा करके वहां पे प्लेस करना है तो ये भी काम बिल्कुल गुप्त रूप से होना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। एक तो कॉमन चीज है, कोई जानेगा तो वो तो करने नहीं देगा, राइट। तो एक बात समझ में आ गई, सक्सेसफुल प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन ए सिटी रिक्वायर्स दैट द डिवाइस बी ट्रांसपोर्टेड एंड प्लेस्ड इन ए कोवेर्ट मैनर। ट्रांसपोर्ट भी करना है और प्लेस भी करना है, और सारी चीजें गुप्त रूप से होनी चाहिए। करेक्ट। नाउ प्लेसमेंट ऑफ ए न्यूक्लियर वेपन इन ए सिटी वुड रिक्वायर दैट
उसको क्या चाहिए? द डिवाइस रिमेन अनडिटेक्टेबल, राइट, अनटिल द एक्सप्लोजन। मतलब जब तक एक्सप्लोड नहीं हो जाता है तब तक वो डिवाइस डिटेक्ट भी नहीं होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है उसका, राइट। एज द साइज, वेट एंड रेडिएशन सिग्नेचर इंक्रीजेज, साइज बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा और रेडिएशन का अमाउंट, रेडिएशन सिग्नेचर बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन इंक्रीजेज। जब रेडिएशन अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्ट हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ए होम मेड वेपन वुड लाइकली बी physically larger than military weapons that are constructed using advanced technology and manufacturing techniques। भाई मिलिट्री वाले वेपन्स जो हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी उसके लिए यूज हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स भी जो यूज हो रही हैं वो भी एडवांस है, तो उनका साइज कंपैक्ट होता है, लेकिन होममेड बनाओगे तो वो बड़ा हो जाएगा, करेक्ट। ए स्टोलन वेपन वुड बी मच मोर कंपैक्ट, but safeguard in this device may produce a nuclear yield from attempted detonation by an unauthorized party। यदि मान लो ये बोल रहे हैं कि यदि चुराना हो, विपिन किसी ने चुराया, तो चुराना भी इतना इजी नहीं है, क्योंकि उस समय पे डिनोटेशन का जो है वो अनऑथराइज्ड पर्सन यदि उसको चुरा रहा है तो उसके एक्सप्लोड होने का और बाकी भी खतरा है। मतलब ये बोल रहा है कि इतने तरह की पॉसिबिलिटीज जो हो रही है, पहली चीज कि सिटी में आपको लगाना है तो ट्रांसपोर्ट करना है उसको, मतलब डिटेक्ट भी नहीं होना चाहिए, राइट, ट्रांसपोर्ट करना, प्लेस करना, उसको गुप्त रूप से करना है, किसी को पता था, इतना इजी नहीं है। दूसरा चीज बोला कि वो अनडिटेक्टेबल होना चाहिए, लेकिन जैसे साइज बढ़ेगा और रेडिएशन का अमाउंट बढ़ेगा तो डिटेक्टेबल हो जाएगा, तो भी इजी नहीं रहा बात। दूसरा बोला कि होममेड यदि बनाता है कोई तो साइज बड़ा हो जाएगा, और मिलिट्री वाला जो होता है वो एडवांस टेक्नोलॉजी से यूज होता है तो कॉम्पैक्ट होता है, लेकिन यदि चुरा करके कोई चाहे कि वेपन्स इस टाइप का यूज करना तो उसमें फटने का चांसेस है, अनऑथराइज्ड पर्सन यदि ये करेगा तो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स लेसन द लाइकलीहुड दैट ए लार्ज न्यूक्लियर डिवाइस कुड बी सक्सेसफुली प्लेस्ड एंड डिटोनेटेड इन एन अर्बन एरिया। तो इसलिए अर्बन एरिया में इस टाइप का कोई लार्ज इल्ड वाला न्यूक्लियर डिवाइस को जाकर के प्लेस करना और वहां पे एक्सप्लोड करा देना, वो उसका चांसेस कम है। ये सब क्यों हम इतना पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं? इसको जानने का पर्पस यही है कि भाई हम एक पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ताकि हम उसके हिसाब से प्लान कर सकें, करेक्ट ना। तो ये पॉसिबिलिटीज ऐसा है कि इसलिए इतना इजी नहीं है ये काम करना, तो इस पे वो लोग नहीं करेंगे, दूसरा रास्ता से चलेंगे, सही है। द लोएस्ट यील्ड जो है, सबसे कम यील्ड है 0.01 किलो टन, राइट, is analyzed to provide perspective on a device that fizzles with some nuclear yield as compared to a dude with no nuclear yield। मतलब दो तरह का है। इसमें बोला कि हम लोग जो 0.01 किलो टन वाला जो न्यूक्लियर वेपन है उसी के बारे में, उसी को एनालिसिस हम लोग करेंगे, उसी को प्रोस्पेक्टिव में रखते हुए हम लोग काम करने वाले हैं। और ये टन वाला इतना जो होता है वो क्या करता है, वो फिजल्स, मतलब उसमें से ऊज करता है, मतलब कुछ न कुछ न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो ऐसे करके निकलेगा, जिसमें नोजल के थ्रू नहीं जाता है, फिजल्स मतलब ऐसे करके। और ड्यूड की बात जो बोल रहे हैं, ड्यूड विद नो न्यूक्लियर यील्ड, मतलब जिसमें वो बिल्कुल उसमें बहुत कम है, मतलब एक नाक के बराबर होगा, न्यूक्लियर यील्ड होगा, कम होगा, राइट। it would seem unlikely that a device with lower yield would be intentionally designed, since an equivalent yield using conventional explosives could be more easily constructed। क्या बोल रहे, ये समझने के, it would seem unlikely that a device with lower yield, कि कोई डिजाइन इंटेंशनली डिजाइन करे लोअर यील्ड का, राइट, सिंस एन इक्विवेलेंट यील्ड जो है उसके बराबर, क्यों, कन्वेंशनल
explosive could be more easily constructed. मतलब बोल रहा है कि कन्वेंशनल जो एक्सप्लोसिव जो है उतना ही ईल्ड का बनाना इजी है, तो क्यों आदमी क्या करेगा कि कम ईल्ड का कोई चीज जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगा, मतलब न्यूक्लियर ईल्ड क्यों करेगा, कम न्यूक्लियर ईल्ड का मान लो कि क्यों कोई कंस्ट्रक्ट करेगा, जबकि उतना ही ईल्ड का एक कन्वेंशनल जो एक्सप्लोसिव जो है वो तैयार कर सकता है। ये बोल रहा है इट वुड सिम्स इन, मतलब ऐसा लगता है, करेक्ट, कि ऐसा कोई क्यों करेगा। It is noted however that a weapon with a yield of 0.01 kiloton, though described above as a fizzle, still would have an impact much greater than the explosive, ठीक है, that destroyed the Oklahoma City Federal Building on April 1995। जब वहां पे अटैक हुआ था तो लो यील्ड का ही कितना ये किया, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इट विल हैव द मच ग्रेटर इफेक्ट देन एक्सप्लोसिव। इसलिए इस टाइप की चीजें फिर भी 0.0 किलो टन वाले न्यूक्लियर वेपन्स लोग बना सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है। मतलब दो जगह कॉन्ट्रैक्ट किया ना, पहले बोला कि इतना कम यील्ड का क्यों कोई बनाएगा, दूसरा बोला ऐसा लगता है कि भाई कम यील्ड का क्यों बनाना है, एक्सप्लोसिव ही कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव का उसी यील्ड का बना लेते हैं। तब उसने बोला कि ऐसा लगता है कि आदमी दूसरा चॉइस को लेगा कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव, लेकिन वो कन्वेंशनल नहीं लेगा, वो लेगा इतने टन वाला ही 0.01 है, क्योंकि उसका एक इम्पैक्ट तो दिखा दिया कि यहाँ पे जब ये ओक्लाहोमा सिटी में जब फेडरल बिल्डिंग पे जब अटैक हुआ था अप्रैल 1995 को, वहां से कितना बड़ा डैमेज हुआ था इस टाइप का अटैक्स। तो इसलिए इस टाइप की चीजें प्रेफर हो सकती हैं, वो लोग टेररिस्ट प्रेफर कर सकते हैं। The following summary of effects is meant only a semi-quantitative descriptions to illustrate the most significant effect of nuclear weapons. The factors that influence the probability and magnitude of these effects are discussed. The yield/range relationship are taken from the book को दे दिया as implemented in hotspot, the suite of computer codes. While more sophisticated models are available, these estimates are useful in understanding the relationship between the most significant weapon effects. मतलब बेसिकली आगे एक समरी बताएगा, द फॉलोइंग समरी इफेक्ट्स जो है वो इन इज मीन्ट ओनली अ सेमी क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शंस, मतलब सेमी क्वांटिटेटिव मतलब कि कुछ क्वालिटेटिव कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होगा, जहां से वो इलस्ट्रेट करना चाह रहा है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स का क्या हो सकता है। करेक्ट, बाकी ये बुक और जो मटेरियल से लिया उसकी बातों कर रहा है, आप बोल रहे हैं कि ये एस्टिमेट जो है these estimates are useful in understanding the relationship between the most significant weapon effects. उसके जो न्यूक्लियर वेपन्स का इफेक्ट जो है उसको समझने में हमें मदद करेगा। चलो पहला एयर ब्लास्ट। As with conventional explosive, a nuclear detonation produces a shock wave in air that propagates outward from the point of detonation. जहां पे फटेगा वो उधर से शॉक वेव चलता है, right? This shock wave, also referred to as a blast wave or an overpressure wave, is a transient pressure wave usually measured in pounds per square inch, right? This air blast and the accompanying strong winds can produce damage directly to structures and injuries to people. Injuries may also result indirectly from falling debris and missiles. Example, flying glass shards,
produced by the interaction of air blast with buildings and other structures. Window glass is especially vulnerable to damage and may break at pressure of less than 1 pounds per square inch. ऐसे ना? Pound. Once broken, glass shards may be accelerated by the shock wave. अब आइडिया लग गया? ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है? हाँ? चलो देखो क्या बोल रहे हैं, कर लेते हैं, काम आएगा थोड़ा। देखो पहला बोल रहे हैं कि जैसे कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव जो एक्सप्लोड करता है, सिमिलर उसी तरह से न्यूक्लियर जो भी होगा, जब डिटोनेशन होगा, जब वहां से वो फटेगा बेसिकली, राइट, तो उस केस में वो क्या करेगा, शॉकवेव प्रोड्यूस करेगा एयर में, राइट, जो प्रोपगेट करेगा आउटवर्ड्स, जहां पे भी होगा वो पहाड़ की तरफ प्रोपगेट करेगा, राइट, और उसकी वेलोसिटी, शॉक वेव को बोला कि उसको हम ब्लास्ट वेव भी बोलते हैं या ओवर प्रेशर वेव भी बोलते हैं, और ये क्या है, एक ट्रांजिएंट प्रेशर है, राइट, यूजुअली मेजर्ड इन पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, करेक्ट। एयर ब्लास्ट के साथ साथ क्या हो सकता है, accompanying strong winds, बहुत तेज से मतलब आंधी चलने लगे साथ साथ, कैन प्रोड्यूस डैमेज डायरेक्टली टू द स्ट्रक्चर्स, जो आसपास में बिल्डिंग होगी, वो क्या कर सकता है, उससे लोग जो होंगे वो इंजर्ड हो जाएंगे, करेक्ट। उसके बाद इंजरी में ऑल्सो इनडायरेक्टली रिजल्ट फ्रॉम द फॉलिंग डेब्रिस एंड मिसाइल्स लाइक फ्लाइंग ग्लास शॉट्स, जो मतलब जो शीशे उड़ के टूटे, वो जो एक्सेलरेट होंगे उससे भी लोगों को डैमेज होएगा, करेक्ट। वही बोल रहा है, प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ एयर ब्लास्ट एंड बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर के साथ। विंडो ग्लास इज स्पेशली वनरेबल, क्योंकि विंडो ग्लास तो टूटेगा ही टूटेगा, एंड मे ब्रेक एट प्रेशर ऑफ लेस देन 1 पाउंड पर स्क्वायर इंच, फिर ग्लास टूट जाता है। वंस ब्रोकन, तो ये ग्लास शॉट्स जो होगा मे बी एक्सेलरेटेड बाय द शॉक वेव, फिर तो सोच सकते हो कि वो जितना तेज, जितना वेलोसिटी लेगा उतना ज्यादा मोमेंटम, और उतने मोमेंटम से हिट किया तो यार क्या बात है, गुड है, राइट, आपको समझ में आ रहा है, गुड। With sufficient velocity, these glass shards can cause injuries and fatalities. In the following analysis, a 50% fatality rate from flying glass is assumed for person close to window at an overpressure of 12 pound पर स्क्वायर इंच। बोला कि यदि 12 पाउंड पर स्क्वायर इंच के प्रेशर से जो ग्लास शॉट जो है यदि फ्लाई कर रहे हैं, तो लगभग 50% लोगों को तो खत्म कर देगा, 50% फैटेलिटी रेट है। या रेडी डिराइव्ड फ्रॉम दिस फैटेलिटी रेट, टेबल आगे देगा, आर वेरी अप्रोक्सीमेट सिंस ओरिएंटेशन ऑफ द ग्लास एंड द प्रोक्सिमिटी ऑफ पर्सन टू द विंडो विल वैरी नेचुरली। भाई वो कितना दूर आदमी है, किस ओरिएंटेशन से वो चल रहा है, किस एंगल से जाकर के हिट कर रहा है, उसके हिसाब से तो डैमेज होगा ही होगा। Preceding the radii at which a specific damage or injury will occur is also complicated by complex geometry present in an urban setting, multiple reflecting surfaces for shockwave propagations, and the weapon yield dependent variations in the shape and duration of shockwave profile। मतलब ये बोल रहे हैं कि कितना डैमेज होगा, उसका प्रिडिक्शन जो है वो कई फैक्टर्स, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए कई फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे बोला कि जो अर्बन सेटिंग्स जो है उनकी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री कैसी है, मतलब घर आसपास में कैसे हैं, किस वे में चीजें ओरिएंटेड हैं, राइट, वो। और फिर बोला कि शॉकवेव जो प्रोपगेट हो रहा है उसका सरफेस कैसा है, मल्टीपल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ शॉकवेव, राइट, तो वो उसका
कैसे है, राइट, वो भी चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और दूसरा वेपन यील्ड, जो उससे जो उसका यील्ड जो है, जो वेपन, जो न्यूक्लियर वेपन उसने यूज करा है, वो किस वेरिएशन इन शेप एंड ड्यूरेशन ऑफ शॉक वेव प्रोफाइल, जो, हाँ, करेक्ट। Injuries and other effects should be expected at a greater radii than those listed for the fatalities. वो आगे चल के वो एक टेबल बताएगा आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, एक टेबल में है, शायद मैं वो टेबल लगाना भूल गया, चाहे हो सकता है कि आगे आएगा, राइट। तो एयर, इसके बाद थर्मल रेडिएशन, मतलब जो सो थर्मल रेडिएशन हो सकता है, जो भी जब एक्सप्लोसिव होगा तो वहां पे थर्मल रेडिएशन भी आएगा, मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज करने वाला है, करेक्ट। सो डिटोनेशन ऑफ ए न्यूक्लियर डिवाइस प्रोड्यूसेस एन एक्सट्रीमली हॉट फायरबॉल, कमाल है भाई, एन एक्सट्रीमली हॉट फायरबॉल with temperature peaking at tens of millions of degree kelvins. My God. Right, वही ना, temperatures peaking at tens of millions of degrees Kelvin. The radiant energy from the fireball is sufficient to ignite materials and cause burns far from the fireball. मतलब जहां से वो बना उसके काफी दूर तक जो होगा, वो वहां तक भी के मटेरियल को इग्नाइट करने के लिए और बर्न करने के लिए काफी है। The intense light associated with the fireball may also cause temporary or permanent blindness. ये भी कर सकता है, जो उससे लाइट जो निकलती है वो उससे टेम्पररी और परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है लोगों को। Shadowing by structures between the fireball and potential receptors will prevent or reduce the thermal effect. नेचुरली बिल्डिंग बीच में आ जाएगी, बाकी चीजें आ जाएंगे, तो थोड़ा सा थर्मल इफेक्ट जो है कम हो जाएगा। Although the type and degree of injury caused by thermal radiation depends on a number of factors. किस चीज पे डिपेंड करेगा? Duration of thermal pulse, skin pigmentations, area of exposed skin, etc. A thermal exposure of 8 calories per centimeter square is commonly assumed to be a value at which a 50% mortality from burn occurs. यदि बोल रहे हैं कि 8 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर का यदि थर्मल एक्सपोजर लगे तो 50% लोग तो चले जाएंगे। 1 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 calorie per centimeter square is commonly assumed to be, like बोल रहे हैं, thermal exposure of 8 calorie per centimeter square is commonly assumed to be a value at which 50% mortality from burn occurs. मतलब जलने से 50% लोग मर जाएंगे। 8 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर का एक्सपोजर, थर्मल एक्सपोजर लगा तो। अगेन आगे बता रहा है कि टेबल 3.2 प्रोवाइड ए समरी ऑफ रेंजेस एट विच दिस थर्मल एक्सपोजर ऑकर्स फॉर वेरियस वेपन यील्ड्स, मतलब अलग अलग के लिए वो ये बता रहा है। देखो यहाँ पे यदि मान लो कि 0.01 किलो टन का यदि है तो वो प्रेशर कितना क्रिएट करता है? 60 रेंज फॉर 12 पॉन्ड पर स्क्वायर इंच ओवर प्रेशर। इन मीटर में यहाँ पे बताया उसका 60 आएगा। 0.1 है तो 130, 1 है यदि किलो टन का है तो 275 और 10 यदि है तो 590। अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ 50% fatalities from flying glass accelerated as a result of shock wave. ये जो ग्लास जो चलता है शॉक वेव से एक्सेलरेट जो होता है उसमें 50% फैटिलिटी जो है ये चली जाती है। वो रेंज की बताए, अप्रोक्सीमेट रेंज बता रहा है यहाँ का, इससे इतना रेंज है।
इससे ये, इससे ये, इससे ये ओवर प्रेशर मतलब इसका शॉक वेव का ये बनेगा और इसी से शॉक वेव जनरेट होगा ना। इस एरिया में और क्या हो सकता है इफेक्ट? थर्मल के बाद बताया कि इनिशियल न्यूक्लियर रेडिएशन आएगा। The detonation of a nuclear weapon produces an initial intense pulse of ionizing radiation. वो उससे भी ionizing radiation emit होता है. Both gamma rays and neutrons are released. The radiation produced in the first minute post denotation is termed as initial radiation, and the resulting from the decay of radioactive material after the first minute is termed as residual radiation. क्या बोला? पहला बोला कि जब भी न्यूक्लियर वेपन का डिनोटेशन होगा तो उस समय पे इंटेंस पल्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस निकलेंगे और गामा रेज निकल सकता है और न्यूट्रॉन भी रिलीज होगा. रेडिएशन प्रोड्यूस्ड इन द बोल रहा है इन द फर्स्ट मिनट ऑफ पोस्ट डिटोनेशन इज कॉल्ड इनिशियल रेडिएशन. उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल रेडिएशन. जस्ट 1 मिनट के अंदर में, अभी डिटोनेशन हुआ उसके 1 मिनट के बाद जो निकलता है इनिशियल रेडिएशन है. एंड द रिजल्टिंग फ्रॉम द डिके ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल. और उसके बाद जो रेडियो एक्टिव मटेरियल जब डिके होगा आफ्टर द फर्स्ट मिनट के बाद, तो उसको बोलते हैं राइट रेजिड्यूअल रेडिएशन. ठीक है, मतलब जो डिके होके जो बनेगा उसको बोलेंगे रेजिड्यूअल. तो इसमें हार्मफुल ज्यादा कौन? हार्मफुल मतलब इनिशियल से, भाई देखो जो भी रेडिएशंस निकलेगा, एक तो बात तो इनिशियल से जो निकला राइट, और उसके बाद तो डिके होएगा. तो 2 टर्म बता दिया कि इनिशियल रेडिएशन, रेजिडुअल रेडिएशन. तो नेचुरली यदि तुम हार्मफुल की बात बोलोगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे एक्टिविटी कम होती जाएगी तो एक्सपोजर तो कम होता ही जाएगा. तो इनिशियल लेवल पे फर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा होगा, और धीरे धीरे डिपेंडिंग ऑन द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड थोड़ा थोड़ा तो एक्सपोजर कम होगा ही होगा. ठीक है, आगे चलें. The value of 4 gray absorbed dose in tissue measured at the body surface is the approximate value for 50% mortality. LD50 इसी को बोलते हैं कि 4 ग्रे जो है, मतलब 4 ग्रे का यदि एब्जॉर्ब डोज लगा किसी को होल बॉडी पे तो 50% पॉपुलेशन जो है वो LD50 मतलब 50 डेज के अंदर जो है ये लोग चले जाते हैं. 50% ऑफ द पॉपुलेशन, सॉरी नहीं, 50% ऑफ द पॉपुलेशन चला जाता है. LD50 बाई समथिंग रखता, यदि मान लो कि 30 रहता या 60 रहता तो इसका मतलब इतने डेज में. तो LD50 का डोज कितना है? 4 ग्रे है, मतलब 50% पॉपुलेशन तो चली ही जाएगी. 4 ग्रे लग गया राइट. फर्टिलिटी फ्रॉम एक्यूट एक्सपोजर विदाउट मेडिकल ट्रीटमेंट. यदि कोई ट्रीटमेंट उनको ना दिया जाए तो राइट, एक्यूट एक्सपोजर यदि 4 ग्रे का लगा है तो 50% पॉपुलेशन विल डाई. एक क्वेश्चन भी पूछते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में भी, LD50 डोज कितना है? तो कितना है? 4 ग्रे. और तब ये लोग मरेंगे जब उनका विदाउट एक्यूट एक्सपोजर है और विदाउट मेडिकल ट्रीटमेंट. हम मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे. दिस वैल्यू corresponds roughly to a midline body absorbed dose of 3 gray. Lower doses may also be fatal for persons with injuries such as from the air blast or thermal burns. क्या बोला? लोअर डोजेज जो होगा उससे कम डोज भी जो है वो भी फेटल होएगा. ऑल्सो भी फेटल फॉर पर्सन विथ अदर इंजुरीज. मतलब दोनों ही, मतलब लोअर डोज लगा, उससे कम डोज लगा, लेकिन और भी इंजुरी उसको हुई है, जैसे एयर ब्लास्ट से या थर्मल इंजुरी से, तब उसके साथ साथ उसको लोअर डोज लगा है, मतलब इससे 4 ग्रे से कम लगा, तभी भी उसके लिए फेटल हो सकता है. Approximate range at which the individual would receive an LD50 are provided in table 3.3. ये देखो, ये approximate range for a 4 gray absorbed dose from initial radiation, जो इनिशियल एकदम से जो आया था राइट.
यदि ये बम जाएगा तो राइट, रेंज फॉर 4 ग्रे ड्यू टू इनिशियल न्यूक्लियर रेडिएशन इन मीटर, इतने मीटर के डिस्टेंस पे जो है 4 ग्रे का आएगा डोज। हाँ, 0.01 टन का होगा तो, किलो टन का होगा तो, यदि 0.1 टन का होगा तो 460 मीटर पे कितना 4 ग्रे का डोज देगा। ऐसा है क्या? ड्यू टू इनिशियल, ये दूर क्यों हो रहा है ज्यादा बढ़ने के बाद? कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। आई थिंक वी नीड टू चेक इट आउट। जैसे रेंज फॉर 4 ग्रे तो ठीक है, ड्यू टू इनिशियल रेडिएशन, ये ब्रैकेट में ये क्या देगा? मीटर। यदि मीटर है तो मान लो ये कम डोज है, राइट, तो कम डिस्टेंस है। हाँ बढ़ता जा रहा है तो बढ़ता जा रहा हाँ, ठीक है ठीक है। तो ज्यादा डिस्टेंस पे भी 4 ग्रे होगा नहीं, लेकिन कम होना चाहिए ना, कम डिस्टेंस। ज्यादा डिस्टेंस होगा सर, अमाउंट एक्टिविटी बढ़ रही है ना, तो एरिया भी तो ज्यादा कवर करेगा। आपको डाउट हुआ है तो कुछ होगा। कुछ हमको डाउट हो रहा है, बट एनीवे मतलब बेसिकली क्या है कि इसको ना, इसको एक बार से देखना पड़ेगा। मतलब दिस इज अंडर बैन, मतलब हमको वो क्लियरिटी यहाँ डेवलप नहीं हो रही है, ये सोचना पड़ेगा इसका, इस पर्टिकुलर चीज का। स्किप कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो उसमें रिकॉर्डेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके स्टूडेंट को अपना देखना होगा चेक कर लेगा, एंड बाद में हम लोग उसको क्लियर कर देंगे। रिमेनिंग मैटर तो ठीक ही है, ठीक है। इनिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस, इंटरवेनिंग बिल्डिंग कैन प्रोवाइड सम रेडिएशन शील्डिंग, सही बात है। बेसमेंट ऑफ बिल्डिंग प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन। रेंजेस corresponding to an acute exposure to 4 gray should be considered approximate and may vary depending on the nuclear device design। मतलब वो किस टाइप का डिवाइस डिजाइन कर रहे हैं वो लोग, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि 4 ग्रे का एक्सपोजर कितने दूर तक जाएगा। मतलब कहाँ पे हमको 4 ग्रे तक का, यहाँ पे यदि ब्लास्ट हुआ तो कितनी दूर पे जाके 4 ग्रे का एक्सपोजर जो है वो मिल सकता है। हाँ नहीं, सही है, तुम सही बोल रहे थे, उसमें वही है कि यदि यहाँ पे एक्सप्लोड होएगा तो उतना दूर भी रहोगे तब भी 4 ग्रे का एक्सपोजर हो जाएगा, जब ये इसका जब किलो टन का वेट बढ़ता जाएगा तो। सही है, वही है, मीटर का था उतने दूर का ही, कॉन्सेप्ट वाज ऑल राइट, वही कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर, राइट। एंड may vary depending on the nuclear device design. For a given yield, absorbed dose increases rapidly as ground zero is approached for a given yield. The range at which 20 gray is received is about 75% of the range of 4 gray. Note that the absorbed dose versus range relationship does not obey a simple inverse square relationship because of the interaction of the air with the complex and mixed radiation yield from the nuclear weapon। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो हम लोग इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो यूज करते हैं ना, कि यहाँ पे रेडिएशन यहाँ पे इतना है तो इतने दूर के बाद जो होगा वो बाय फॉलोइंग इन्वर्स स्क्वायर लॉ हम लोग जाकर के एग्जैक्टली कैलकुलेट कर ले, रफली कैलकुलेट कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं कि इतना रेडिएशन होगा। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो होगा वो लागू नहीं होगा, क्योंकि उसके कई कारण हो सकते हैं।